नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सुर्खियां अखबार की में सबसे पहले बात हम करेंगे भोजशाला से जुड़ी हुई, क्योंकि एएसआई ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भोजशाला मामले में सौंप दी है। भोजशाला में भगवान की मूर्तियों के होने का दावा किया गया है और इस खबर को अमर उजाला समेत कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला परिसर में सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा अवशेष अब तक मिल चुके हैं। भोजशाला के मंदिर होने का दावा करने वाली भोजशाला मुक्ति यज्ञ के पदाधिकारी का दावा है कि सर्वे के दौरान एएसआई को जो अवशेष मिले वो भोजशाला के मंदिर होने का प्रमाण है। तो देखिए, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं और कई सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। भोजशाला में देवताओं की 94 मूर्तियां मिलने का दावा किया गया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। और देखिए, सबसे अहम चीज है कि सुरभि, इस वक्त अगर हम देश में कहें तो कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे हम काशी विश्वनाथ या ज्ञानवापी की बात कर लें, कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह की बात कर लें, और ऐसा ही एक मामला धार के इस भोजशाला से जुड़ा हुआ भी है, जिसको लेकर कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि आप इसमें जांच करें और ये पता लगाएं कि आखिर वहां पर क्या है। और एएसआई की टीम वहां पर जाती है, बाकायदा जो खुदाई की जाती है उसका वीडियोग्राफी की जाती है, उसकी फोटोग्राफी की जाती है, जिसमें कई सारे हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिलते हैं। इसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति मिलती है, कृष्ण जी की मूर्ति मिलती है, शिव जी की मिलती है, माँ पार्वती की मिलती है, बजरंग बली की मिलती है, यानी कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। जिसके बाद अब हिंदू पक्ष और ज्यादा आश्वस्त हो गया है कि यहाँ पर पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल। तो देखिए, बताया जाता है कि मुगलों के आक्रमण के बाद से ही इस पूरे मामले पर विवाद लगातार बना हुआ था। एक और जहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि लंबे अरसे से यहां पर एक स्थान पर नमाज अदा की जाती है, तो फिर ये उनके हक में जाना चाहिए। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना था कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आखिर ये भोजशाला किसके हक में जाना चाहिए। हालांकि दोनों को पहले अनुमति दी गई थी कि आप अपनी नमाज भी अदा कीजिए और हिंदू पक्ष को कहा गया था कि आप अपनी पूजा अर्चना भी कीजिए। लेकिन जब बात इस बात पर आकर के रुक गई कि वर्चस्व किसका सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो ऐसे में ये मामला पूरा कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया गया, जिसमें कि हिंदू मंदिर होने का प्रमाण साफ तौर पर यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, और एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, लगभग 2000 पन्नों की रिपोर्ट जो है एएसआई की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में कल सौंपी गई थी, जिसमें 94 हिंदू मूर्तियों का दावा किया गया है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के दौरान मिली। वहीं शहर काजी ने कहा कि हमें तो एएसआई की ये जो पूरी जांच प्रक्रिया रही है इस पे शुरुआत से ही भरोसा नहीं था, यानी कई सारी गड़बड़ी जो है एएसआई की ओर से की गई है, ऐसा शहर काजी की ओर से कहा गया। लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये पूरी जो प्रक्रिया रही है एएसआई की, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है, जिस दौरान हिंदू मूर्तियों के अवशेष वहां पर बरामद हुए। वाघ देवी भी हैं और अन्य देवतियां जब देवी देवता मिलते हैं तो उस पर अभी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अब ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाता है। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार तो हिंदू पक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और इसी के साथ आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली से जुड़ी हुई करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अब केदारनाथ मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने फैसले का विरोध भी किया है और इसको लेकर के इस वक्त कई जगहों पर आप विरोध प्रदर्शन देखेंगे, खासतौर पर केदारनाथ धाम में, क्योंकि केदारनाथ धाम में जिस तरीके से इस वक्त जो पुजारी हैं उनके तरफ से एक सुर में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और प्रतीकात्मक तौर पर केदारनाथ को दिल्ली में बनाए जाने से रोक की मांग की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि जब ये खबर आई तो ये कहा जाने लगा कि क्योंकि चारधाम की यात्रा जो होती है वो अमूमन 6 महीने की चलती है और तब से ये कहा जा रहा था कि अब बाबा केदार का मंदिर जो है वो 12 महीने खुलेगा। तो लोग हैरान भी हुए कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो पता चला कि दिल्ली में एक मंदिर बनाया जा रहा है, बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है, जो धाम है, उसकी तर्ज पर। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो वहां पर पुरोहित हैं वो इसके विरोध में उतर आए हैं। पुजारियों ने ये भी कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के नाम या फोटो का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने एक वीडियो बयान में ये स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकार का राष्ट्रीय राजधानी में केदारनाथ मंदिर के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है।
तो बिल्कुल देखिए, ये अलग अलग अखबारों में, हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में भी आप इस खबर को देख पाएंगे। केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर ही अब दिल्ली में जिस केदारनाथ के निर्माण करने का जिक्र किया गया था, इसी को लेकर केदारनाथ धाम में ही यहाँ कई ऐसे पंडित थे जिन्होंने विरोध किया और विरोध दर्ज करते हुए उन्होंने इस बात की मांग की कि क्या आप धर्म का मजाक नहीं बना रहे हैं, और क्या आपके एक और केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बना देने से क्या वाकई में महादेव को आप वहां स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो स्वयंभू शिवलिंग है। और इसी को लेकर के अब अलग अलग तरीके से अपनी आपत्तियां पंडितों की तरफ से, महंतों की तरफ से, संतों की तरफ से जाहिर की जा रही है। लेकिन वाकई चारुल, सवाल ये भी है कि जो भक्त केदारनाथ जाते थे उस स्वयंभू शिवलिंग को देखने के लिए, तो क्या दिल्ली में जाने के साथ ही क्या उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जो या वो लगाव वो महसूस कर पाएंगे जो केदारनाथ से जुड़ा हुआ था? देखिए, हमारे एक कहावत भी की जाती है, कई सारे भजन के जरिए भी कहा गया है कि मानो तो सिर्फ एक पत्थर हूं और मानो तो आप शिवलिंग भी मान सकते हैं, आप स्वयंभू मान सकते हैं। हालांकि स्वयंभू तो ये शिवलिंग नहीं होगा जो प्रतीकात्मक बनाया जा रहा है बाबा केदार का, लेकिन आपने देखा होगा कई सारे भोलेनाथ के मंदिर होते हैं, कई प्रसिद्ध होते हैं, कई पूरी तरह से ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। अब ऐसे में कई सिद्ध मंदिर होते हैं, केदारनाथ सिद्ध मंदिर है, वहां स्वयंभू शिवलिंग है और वहां की एक कथा भी है, और वो आप सभी को पता भी होगी कि किस तरह पांडव वहां पर जाते हैं पश्चाताप के लिए, अपने भाइयों की हत्या करने का जो उन पर गुनाह होता है। अब ऐसे में वो मान्यता तो नहीं होगी, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो उतनी पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर का खर्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये जरूर एक सहूलियत होगी कि बाबा केदार का जो मंदिर वहां पर बना है वैसा ही एक प्रतीकात्मक मंदिर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे कई सारी जगह पर आपने देखा होगा, राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जो मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर बनाया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस जगह की मान्यता आप समाप्त कर रहे हैं या फिर नई वाली जगह को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं या फिर उसकी उतनी ही वैल्यू कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पर मंदिर बनाए जाते हैं और आस्था जो लोगों की होती है वो वैसी ही जुड़ी रहती है। खाटू श्याम जी का मंदिर आप देखिए सीकर में है, तो वो अन्य जगह पर भी है। आप देखेंगे कि दिल्ली में भी अलग अलग जगह पर मंदिर बनाए जाते हैं। हाँ, ये है कि केदारनाथ का नाम लेकर आप अगर बना रहे हैं तो वहां पर जो पुजारी है उनका एक आपत्ति ये भी है कि आप उसको उस नाम से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप मान्यता, जैसे आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ से जो श्रद्धालु है दिल्ली से जाते हैं, अलग अलग जगह से वो बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। इस वक्त भी चारधाम यात्रा चल रही है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं वो दिल्ली में ही दर्शन कर लें और फिर वहां जाना छोड़ दें। तो इससे उत्तराखंड की अगर आप राज्य की बात कर ले तो राजकीय कोष जो है उसमें भी घाटा है। टूरिस्ट भी वहां पर जाते हैं क्योंकि आप जब केदारनाथ जाते हैं तो आसपास के जो स्पॉट्स हैं वहां पर भी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के तौर पर भी एक नुकसान इससे हो सकता है। कई सारी चीजें हैं जिसे लेकर वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चारुल जिस तरीके से समझा रही हैं और जिस तरीके से इन्होंने इस पूरी खबर पर अपनी जानकारी भी आपके साथ साझा की है, और देखिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है कि जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो इसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मंदिर में जाके किस भगवान के आगे अपना सर झुका रहे हैं। आपके मन में उस ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस वजह से इससे बहुत ज्यादा फर्क तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरीके का जिक्र चारुल ने किया कि टूरिज्म पर बहुत ज्यादा फर्क जरूर देखा जा सकता है। लेकिन अब दिल्ली और उत्तराखंड में बनने वाले इस केदारनाथ मंदिर को लेकर, क्योंकि केदारनाथ मंदिर पहले से उत्तराखंड में है और वहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन जैसा मेरे सहयोगी ने भी जिक्र करते हुए बताया कि कई लोग के लिए वो सहूलियत नहीं हो पाता है कि वो उत्तराखंड जाए और बाबा केदार के दर्शन करे, तो उनके लिए एक तरीके से दिल्ली का रास्ता जरूर खुल जाएगा कि वो दिल्ली में ही बाबा केदार को अपने मन में बसाते हुए वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं और किस तरीके से लोग इसमें अपनी आस्था तलाशते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या संतों के इस विरोध के बाद से इस फैसले पर कोई असर पड़ेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, कहा राज्य सरकारें नहीं कर सकती अनुसूचित जनजातियों में सूची में छेड़छाड़। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्य या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 में प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है।
तो फिलहाल देखिए, इस पूरे खबर को लेकर के अमर उजाला ने इस खबर को प्राथमिकता दी है और इस खबर को आप अमर उजाला में पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है सरकारें, अधिकार या शक्ति नहीं है किसी प्रकार से। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को बिहार सरकार की ओर से 1 जुलाई 2015 को पारित उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति, तांती और तंतवा को अनुसूचित जातियों की सूची में पान सवासी जाति के साथ शामिल किया जाए। बिल्कुल, देखिए अमर उजाला ने इस खबर को छापा है और इसकी जो हेडलाइन है वो यही है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सबसे अहम चीज है कि चुनाव के दौरान हम ऐसा कई बार देखते हैं कि लोगों के जो इमोशंस हैं, चाहे जातीय आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो, सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। कई सारे ऐलान ऐसे कर दिए जाते हैं राज्य सरकारों की ओर से और उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार ये कह दिया जाता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप बिहार को लेकर कहें कि हम विशेष राज्य बना देंगे, लेकिन जब सरकार बनती है तो आप ये कह देते हैं कि हमने पूरी मेहनत की, हमने पूरा परफॉर्मर बनाए, लेकिन उसको पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार की ओर से इजाजत नहीं हुई। ऐसे ही कई सारे बातें जो हैं, कई सारे आदेश जो हैं वो सरकारें जो है वो कर देती हैं, पार्टियां जो है वो कर देती हैं। लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। जो संविधान 341 में लिख दिया गया है, अनुच्छेद 341 में संविधान के तहत, वो वैसा ही रहेगा और इसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने यह स्पष्ट तरीके से कहा भी है, स्पष्ट रूप से इसे अवैध भी करार दिया है और कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बारे में टिप्पणी तो कर दी है, लेकिन क्या सरकारों का रवैया अब भी बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्योंकि लगातार, जैसा आप भी चारू जिक्र भी कर रही थी, कि जब भी चुनाव आते हैं आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग दावे तमाम राजनेताओं की तरफ से सुनते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय बीत जाता है तो उसके बाद से किस तरीके से महज आश्वासन देकर के जनता को बहला दिया जाता है और उनसे ये कह दिया जाता है कि इसमें पूरी तरीके से छेड़छाड़ अभी नहीं की जा सकती है या इसे बदला नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार ये अनुमति नहीं दे रही है। देखिए, इसमें ये साफ तौर पर कहा है कोर्ट की ओर से कि राज्य को इस शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 जातियों को अनुसूचित जातियों से हटाकर दूसरे उसमें करने की बात जो है वो सरकार की ओर से कही गई, वो पार्टी की ओर से कही गई, जिस पर सरकार ने कहा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शरारत को माफ नहीं किया जा सकता है। शरारत से यहाँ पर कोर्ट का, माननीय कोर्ट का जो कहना है वो यही है कि ये पूरी तरह से छेड़छाड़ है और छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आप एक जाति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह अगर रखते हैं तो अधिकार जो है वो बदल जाते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई खबर की भी कर लेंगे, क्योंकि गुजारा भत्ता पर फैसले को लेकर के मुस्लिम बोर्ड का विरोध जारी है। विपक्ष के पास अपने मुद्दे लेकर के जाएगा मुस्लिम बोर्ड, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि इस खबर को प्राथमिकता दी गई है दैनिक जागरण में। तो फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बात का पहले ही जिक्र किया गया था और कहा गया था कि जिस तरीके से हमारे धर्म के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब विपक्ष के पास जाने का जिक्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने के ऐतिहासिक निर्णय के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि फैसला शरीयत से मतभेद पैदा करता है, ये संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का जिक्र जिस तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था, हालांकि जब यूसीसी आया था तो इसका भी विरोध जाहिर किया गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और ये कहा गया था कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उन पर एक तरीके से हमला करने की कोशिश है और ये केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से हमें दबाया जा सके। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष के पास जाने की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गुजारा भत्ता आपको उन महिलाओं को देना होगा जिनको तलाक दिया जाता है और तलाकशुदा महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, क्योंकि कई ऐसे महिलाएं जो कि मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं लेकिन
उन्हें ये देखा गया है कि तलाकशुदा होने के बाद उनके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना होता है, ना किसी प्रकार का कोई रोजगार होता है, और अपने वो बच्चे को कैसे शिक्षा दे पाए, कैसे उनका पालन पोषण कर पाए, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसके तहत में ये फैसला अब सामने आया है। महिलाओं में तो खुशी है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड खासा नाराज चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस फैसले को, गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक इद्दत का समय होता है तब तक तो महिला को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद महिला आजाद है, वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आगे जाकर महिला अपने पति के साथ रहना चाहती है, बच्चे भी साथ में है, तो फिर ये गुजारा भत्ता जो है ये देने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर सुरभि, देखने वाली बात यह है कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। देश, अगर यही सबसे अहम चीज थी, यूसीसी में भी जिस दौरान इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था कि आप कोर्ट के आदेश के हिसाब से चलेंगे, आप संविधान के हिसाब से चलेंगे, और अगर आप यूसीसी आता है तो फिर यही सहूलियत होगी, क्योंकि अगर हिंदू महिलाओं को दिया जाता है गुजारा भत्ता, तो फिर मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और आपको याद होगा, राजीव गांधी ने एक बार इसका जिक्र भी किया था कि अगर किसी चीज का मलाल रहा तो वो यही रहा कि मुस्लिम बहनों को मैं हक क्यों नहीं दिला पाया। अब ऐसे में ये आगे आकर हुआ है, इस वक्त अगर हुआ है तो इस चीज की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ शरीयत से नहीं चला सकते हैं पूरी कम्युनिटी को। ऐसे कल को हिंदू भी आकर कहने लगेंगे कि हमारी भी मान्यताएं अलग हैं, भागवत गीता में हमें इस तरह के निर्देश दिए गए हैं या इस तरह की बातें कही गई कि हमें ऐसे जीवन जीना है। क्रिश्चियंस आकर विरोध करने लगेंगे, सिख आकर करने लगेंगे। तो इन धार्मिक मान्यताओं से हटकर देश संविधान से चलेगा, और संविधान के हिसाब से अगर कानून ने ये कहा है या फिर कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि गुजारा भत्ता महिलाओं का हक है और उन्हें मिलना चाहिए, तो इस पर अब ये जो विरोध जताया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, अब ये देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, जब ये चैलेंज जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो स्पष्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको चैलेंज किया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही कारण है जिस वजह से केंद्र सरकार भी हर बार इस बात का हवाला देती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ताकि एक देश, एक संविधान और एक कानून हर किसी पर लागू हो सके और उसी के तहत में हर किसी को न्याय दिलाने का कार्य किया जा सके। चलिए आगे हम अपनी ये जो सुर्खियां अखबार की है इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात जीटीबी हत्याकांड से जुड़ी हुई। दरअसल जीटीबी हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 2 बदमाशों को धर दबोच लिया गया है। यह खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी के जीटीबी अस्पताल में गोली मार करके मरीज की हत्या करने का मामला जब सामने आया था, इस खबर ने तूल पकड़ी और इसमें अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और आरोपी की उम्र 18 साल बताई जा रही थी। जबकि जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली और हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपी कुख्यात हासिम बाबा गैंग के सदस्य बताया जा रहा था। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने गलत पहचान की वजह से दूसरे मरीज की हत्या कर दी थी। आरोपियों के निशाने पर अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज भी था, लेकिन जिस मरीज की वो हत्या करने के इरादे से वहां पहुंचे थे, उस मरीज की जान तो बच गई, लेकिन अन्य उसी मरीज के नाम का एक अन्य मरीज वहां पर एडमिट था और उसकी जान इन बदमाशों ने ले ली। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा हत्याकांड इस मामले में भी रहा कि अस्पताल में आप जाते हैं ठीक होने के लिए, अस्पताल में सुरक्षा होती है, लेकिन सुरक्षा ना होकर यहाँ पर अगर जहाँ पे आप जान बचाने के लिए जा रहे हैं वहीं आपकी जान ले ली जाए, तो ये वाकई कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। और ऐसे में आरोपी कुख्यात हासिम बाबा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ब्लेड से मारने के पीछे ये पूरा हत्याकांड जो है इसे अंजाम दिया गया। और दरअसल ये जो सदस्य थे, ये जो बदमाश थे, ये मारने किसी और को आए थे, लेकिन गलती से भी गलती ऐसी हो गई कि उन्होंने किसी दूसरे मरीज की हत्या कर दी। और ये पूरा मैटर जो रहा वो कंफ्यूजन के दौरान रहा, कंफ्यूजन में। लेकिन उसके बाद जब बदमाशों को पकड़ा गया तो फिर इस बात की जानकारी मिली पूछताछ में कि वो दरअसल मारने तो किसी और को आए थे, लेकिन गलतफहमी के चलते किसी अन्य मरीज की उन्होंने हत्या कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि एक अस्पताल के भीतर कैसे बदमाश पहुंच जाते हैं और उसके बाद से किसी मरीज की जान ले लेते हैं। अब उस परिवार पर न जाने क्या बीती होगी। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महज अपने खुद के कंफ्यूजन के तर्ज पर और उन्होंने किसी और की जान ले ली। क्यों? क्योंकि
उस मरीज का नाम भी वही था जिसकी हत्या करने के लिए बदमाश पहुंचे हुए थे। और अब इस पूरे मामले में लगातार पुलिस अपना एक्शन ले रही है। तिहाड़ से जुड़ी हुई, क्योंकि तिहाड़ ने केजरीवाल की गिरती सेहत के दावों को बेबुनियाद बताया है। आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार किया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बड़े दावे कर रही है। और देखिए, इसे लेकर आपको याद होगा कि कल संजय सिंह का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अब तो तिहाड़ जेल प्रशासन भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। तिहाड़ जेल का ये कहना है कि शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता था और जिससे ये भी खतरा है कि कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक के खतरे की बात भी कही गई है। तो यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले से ही हमलावर थी, तो बिल्कुल देखिए, जो खबर आप देख रहे हैं ये अलग अलग अखबारों में अलग अलग हेडलाइंस के साथ में इसे दर्ज किया गया है। एक और जहां आतिशी आरोप लगा रही है कि उनकी सेहत खराब हो रही है जेल कस्टडी में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपना वजन घटाया है और आम आदमी पार्टी जानबूझकर उनके सेहत का हवाला देकर उन्हें सलाखों से बस निकालना चाहती है। और ये कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि कैसे हर मामले में राजनीति की जा सके, और इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब शराब घोटाला मामला सामने आया था, इसके बाद से कहा गया था कि मुख्य तौर पर मास्टरमाइंड की भूमिका खुद अरविंद केजरीवाल की रही। अरविंद केजरीवाल इससे हमेशा ये कहते रहे कि मेरी पार्टी ईमानदार है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और साथ ही साथ उन्होंने अपने भी ईमानदार होने का हवाला दिया था। लेकिन वहीं ईडी और सीबीआई दोनों का ये कहना है अगर वो जेल से छूटकर वापस आते हैं तो फिर ऐसे में वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी सेहत को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी हवाला दे रही है। बिल्कुल, देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल भी अप्लाई की गई थी और कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का वजन 8.5 किलो तक गिर गया है। इसके साथ साथ शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनकी सेहत की तमाम जानकारियां जो है वो कायदा एक रिपोर्ट के जरिए पेश की है। हालांकि इस पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया। फिर उनका यह कहना था कि किसी भी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना भी एक अपराध है। तो ना तो वो छुपाने में राजी हैं और ना ही दिखाने में। बिल्कुल, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सब्जियों के बढ़ते दाम से लोग इस वक्त बेहद परेशान चल रहे हैं। महंगाई ने जहां एक और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दी है, तो वहीं महंगाई की वजह से लोगों के जेब पर इसका खासा असर पड़ा है। कई अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है और सब्जी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से सब्जियां आम उपभोक्ताओं से दूर होती जा रही हैं। टमाटर की बड़ी कीमत जहां लोगों को रुला रही है, वहीं आलू और प्याज सहित अन्य सब्जियों के बढ़े दाम से उनका बजट बिगड़ रहा है। पूर्व में भी तेज धूप, अब बारिश के कारण बाजार की सब्जियों की कमी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस कारण सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। तो कई सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और देखिए, बारिश की वजह से हम देख रहे हैं कि कई राज्य में जो सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक उतना नहीं है और खपत ज्यादा हो रही है। इस वजह से कई जगह पर कई सारी सब्जियों का शॉर्टेज भी हो रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दें कि अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की मार इस वक्त आम जनता के जेब पर पड़ रही है, ऐसे में लोगों की महंगाई ने कमर जरूर तोड़ दी है और लोग सिर्फ यही गुहार कर रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई से बचा जा सके। सरकार इसके खिलाफ कुछ ना कुछ उचित कदम जरूर उठाए। बिल्कुल, देखिए, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ ही रही है और ऐसे में सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगह पर अगर दाम जो है वो बढ़ने लगेंगे तो आम जनता की जो जेब है उस पर सीधा। चलिए, तो अगली खबर का रुख करते हैं। सुरभि, तो बंगाल में दीदी का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल गवर्नर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से इनकार कर दिया है ममता बनर्जी ने और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है और इस बात की जानकारी साझा की गई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में यह कहा कि किसी भी प्रकार का कोई डिफेमेटरी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया था, यानी कि उन्हें अपमानित नहीं किया गया। ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सोमवार को लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने कहा कि मामले में जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान राज्यपाल के वकील धीरज त्रिवेदी ने कहा कि राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते और बाद में उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के पास जाकर शपथ लेना चाहते हैं, उन्हें राजभवन जाने में डर लग रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। ये देखिए, आपको याद होगा सुरभि, संदेश खाली का मुद्दा जब उठा था बंगाल में, उस दौरान जो राज्यपाल हैं सीवी बोस, उन्होंने महिलाओं से कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत है, अगर आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप राजभवन में आ सकते हैं, यहां पर आकर आप खुद को सुरक्षित पा सकते हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि हम शपथ लेने के लिए वहां नहीं आएंगे, हम राजभवन नहीं आएंगे क्योंकि हम खुद को सुरक्षित, ये नहीं कहा कि खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि शपथ कहीं और होनी चाहिए। यानी कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहने की कोशिश, इशारों में एक बड़ा आरोप लगा दिया, जिस पर राज्यपाल ने मानहानि का एक मुकदमा इस पर दर्ज कराया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अमेरिका से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं। दरअसल ट्रंप की मौत पर विजय देखने को मिली और ये माफ कीजिएगा, ट्रंप की मौत पर जिस तरीके से विजय हमलावर ने अकेले दिया था इस घटना को अंजाम, और दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता के साथ जगह दी है। साथ ही इस बात का जिक्र इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किया गया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश रची गई थी, लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। हालांकि जो गोली थी वो उनके कान को छू करके जरूर निकल गई थी। और अब इस मामले में लगातार जिस तरीके से ऐसी कोशिशें की जाती रही, इससे पहले भी आपने कई नेताओं को लेकर के सुना होगा कि कैसे उन पर भी हमले किए गए थे, उनके जान लेने की भी कोशिश की गई थी। तो अमेरिका से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई थी जो बाइडेन के, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक तौर पर किसी की हत्या करने की अगर कोशिश की जाती है तो फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही इस पूरे मामले में जिस युवक की तरफ से गोली दागी गई थी उसे उसी वक्त समय रहते ही ढेर कर दिया गया था। तो इस मामले में लगातार अभी भी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। एफबीआई की तरफ से अब तक कई नए स्टेटमेंट्स भी सामने आ चुके हैं। हमलावर युवक ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था, ये एफबीआई की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, देखिए, और इसमें कई सारे बयान ऐसे भी आए। देखिए, हालांकि सबसे अहम चीज़ है कि अमेरिका में जो एफबीआई है उसका ये कहना है कि ये जो आरोपी है इसका अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है और ना ही ये रडार पर था सुरक्षा एजेंसियों के, क्योंकि कभी भी इस व्यक्ति का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा, ना ही कोई बयान दिया, ना सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ रहा, ना ही कभी कोई वीडियो जारी करके उसने ऐसा कोई भी इशारा किया। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज, अमेरिका जैसा देश, वहां पर अगर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती है तो ये कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। हालांकि जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति, उनकी ओर से ये कहा गया कि हम प्रतिद्वंदी जरूर हैं लेकिन हम इंसान हैं, हम अमेरिकी हैं और हमारे मन में कोई भी ऐसी द्वेष भावना नहीं है एक दूसरे के लिए, इसलिए वो इस पूरे मामले पर चिंतित हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बाजार पूंजी बढ़कर रिकॉर्ड 455.06 लाख करोड़ है। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। तो नए हफ्ते की शुरुआत जबरदस्त तेजी के साथ हुई है और एक बार फिर से अगर मार्केट का हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयों पर इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। बाजार पूंजी बढ़कर के रिकॉर्ड 455.6 लाख करोड़ हो चुकी है, जिसको लेकर के ये अच्छी जानकारी मार्केट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और निफ्टी ने फिर से 24,598 का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। बाजार खुलते ही निफ्टी 24,600 का स्तर छूने में बस 2 अंकों से ही दूर रह गया और दिन में किसी भी समय इसे पार कर सकता है। हालांकि सेंसेक्स ने आज ओपनिंग मिनटों में ही 80,809 का दिन का ऊंचा स्तर छू लिया है। आईटी शेयरों का धूम धड़ाका लगातार मार्केट में अभी भी देखने को मिल रहा है और शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां सामने आती है इसमें निफ्टी और सेंसेक्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। और साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर देखा जा रहा है। तो वहीं आप खबरों में आगे बढ़ते हुए फुटबॉल जगत स्पेन का परचम लहरा रहा है क्योंकि यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड को मात दे दी गई है। और इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को आप देख पाएंगे। स्पेन फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2024 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके इतिहास रच दिया है। स्पेन की टीम ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फर्स्ट हाफ में स्पेन टीम का दबदबा देखने को मिला, लेकिन
इंग्लैंड दबाव में आ गया था इसी दौरान और उन्हें 0-0 के स्कोर पर ही रोक दिया गया। और दूसरे हाफ में स्पेन ने जोरदार शुरुआत करते हुए नेको विलियम्स ने 47वें मिनट में गोल दाग करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन कोल पामर ने 73वें मिनट में बराबरी करके इंग्लैंड की खेल में वापसी भी कराई और स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मिकेल ने 86वें मिनट में ही विनिंग गोल भी दागा और अपनी टीम में 2-1 से जीत दिला दी अपनी टीम को। तो देखिए इस खबर को प्रमुखता से छापा है, विक्ट्री डिजर्व्ड एंड डिलीवर्ड। तो ये देखिए स्पेन डिजर्व भी करता था और डिलीवर भी हुआ है और इस पर ये लिखा भी है, विद आई कैचिंग यंग टैलेंट एंड अनहेरल्डेड प्लेयर्स फ्रॉम लेस सेलिब्रेटेड क्लब्स, अनबीटन स्पेन हैड ऑल बेसिस कवर्ड एट द कॉन्टिनेंटल शोपीस। तो ये पूरी खबर आपको सुरभि ने अभी विस्तार से भी बताई और आपने देखा कि किस तरह से बकायदा इसको जो हेडलाइन दी गई है वो यही है, विक्ट्री डिजर्व्ड एंड डिलीवर्ड। यानी हर कोई जानता था कि स्पेन ये विक्ट्री जो है वो डिजर्व भी करता है और वो डिलीवर भी की है। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।